नमस्कार साथियों। आशा है कि आपका कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर अच्छा गया होगा। आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हिंदी 20, 25, 38 हाई सेकेंडरी परीक्षा का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, जिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है, तो ये आपका आएगा निशा निमंत्रण। फिर अगला क्वेश्चन है, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, तो कैमरे में बंद अपाहिज। फिर आपका अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कल भी मैं आपके साथ चलूंगा वाक्य में निपात शब्द है, तो क्या आएगा? आपका आंसर भी आएगा। उषा कविता के अनुसार प्रातः कालीन आकाश लग रहा है, तो कैसा लग रहा है? नीले शंख जैसा लग रहा है। फिर अगला है, काले मेघा पानी दे पाठ की विदा है, तो ये आपका आएगा संस्मरण। इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव सोल्व करे। अब आते हैं हम रिक्त स्थान पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, कर लीजिए, क्योंकि हम सभी पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, शब्द का चयन कीजिए। रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है, कौन सी काव्य की भाषा है? अवधी। संपादकीय को आवाज माना जाता है, अखबार की। फिर आपके यहाँ दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है? पतंग। भक्तिहीन पाठ महादेवी वर्मा की क्या कहलाती है? रेखा की स्मृति की रेखा है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को कहते हैं उद्दीपन कहते हैं। लेखक आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? आनंद रतन यादव। अब आते हैं मैच द कॉलम पर। निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य चयन कर लिखिए। प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य कहलाएगा। शेर के बच्चे का असल नाम लूटन सिंह पहलवान था, तो यह आपका सत्य होगा। एक घुंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, तो यह भी आपका सत्य होगा। बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता है, तो यह आपका असत्य होगा। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, तो यह आपका क्या होगा? सत्य होगा। यदि आपको सत्य असत्य याद नहीं है, तो आप सभी सत्य कर दीजिए या सभी असत्य, आपके क्वेश्चन 2 या 3 सही हो जाएंगे। अब आते हैं हम मैच द कॉलम पर। सही जोड़ी मिलान कीजिए। जिठोत, तो इसका आगे आएगा ग, जेठ का पुत्र। फिर बिंब, इसका आएगा क, शब्द चित्र। जूझ, जूझ का आएगा घ, केशव प्रथम वीर। फिर अतीत में दबे पांव, तो इसके सामने आएगा ज, यात्रा वृत्तांत। फ्रीलांसर पत्रकार ख, इसका आगे आएगा अलग अलग अखबारों में लेखन। समाचार लेखन की शैली, तो इसका सामने आएगा आपका च। उल्टा पिरामिड। फिर अगला है आपका कॉलेज ऑफ प्रशिष्ट, तो इसके सामने आएगा ज, धार्मिक अनुष्ठान का स्थान। इस प्रकार हमने आपकी सही जोड़ी का सॉल्यूशन किया। यदि आपने हमारे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए, क्योंकि हम पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। यदि आपको पुराने पेपर देखना है, तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा सभी पेपरों का। अब आते हैं हम, सही एक वाक्य में उत्तर लिखिए। समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन से हैं? तो क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन और कैसे, ये आपके 6 प्रकार हैं। फिर गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि है? तो दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? 4:2:1। शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो शब्द शक्ति की परिभाषा वह है जिसे शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकट होता है। आम के आम गुठलियों के दाम, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका आएगा आपका दोहरा लाभ होना। ठीक, अगला है दुर्मिल छवय छंद का दूसरा नाम क्या है? तो चंद्रकला। अभी बाकी के पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के बाद कराएंगे। आपके हिंदी के पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखना है तो बने रहें, थोड़ी देर बाद हम हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद। तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है पहला, छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? तो अंधड़ यहाँ कल्पना है और बीज यहाँ शब्द है। उषा कविता में गांव की शोभा कैसे बताई गई? तो उषा कविता में गांव की शोभा नीले आकाश में राख से लिपे चौके के समान बताई गई है। रीतिकालीन कविता की 2 विशेषता बताए हुए 2 रचनाकारों के नाम। तो श्रृंगार रस की प्रधानता है यहाँ पर और अलंकारों का प्रयोग है। इसके 2 कवि हैं बिहारी और केशवदास। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद कामायनी उनकी रचना है। सुमित्रानंदन पंत उनकी चिंदूरा रचना है। फिर तीसरे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी अनामिका रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है यामा। इस तरह से हमने 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। अब 8वां क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो 8वां क्वेश्चन है आपका, सेवक धर्म में भक्ति की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है? तो भक्ति की, स्वामी भक्ति और समर्पण की भावना के कारण उनकी तुलना हनुमान जी से की गई है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू क्या है? तो उत्तर आएगा, बाजार का जादू वस्तुओं का आकर्षण है जो मनुष्य को अनावश्यक चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करता है। अब आते हैं हम नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए।
तो नाटक में कई अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। नाटक का कथानक विस्तृत होता है जबकि एकांकी का कथानक संक्षिप्त होता है। इस तरह से अब हम इसका और वाला देखते हैं, संस्मरण और रेखा चित्र में कोई दो अंतर लिखिए। तो इसका आप कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर 10वां वाला करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसका आंसर नहीं है। सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर इसका आएगा यशोधर बाबू की व्यक्तित्व की दो विशेषता इस प्रकार है, संस्कारी और परंपरावादी, ठीक। फिर दूसरा है सरल और सादगी पसंद। इसको आप बड़ा करके लिख सकते हैं इन हेडिंग को। फिर आपका है कवित छंद की परिभाषा एवं एक एक उदाहरण। तो यहाँ पर आएगा कवित एक वर्णिक छंद है जिसमें 31 वर्ण होते हैं और अंत में गुरु लघु का प्रयोग होता है। उदाहरण हम दे सकते हैं, घेर घेर घोर गगन धरा धर ओ। फिर इसका अथवा विरोधाभास अलंकार की परिभाषा है एक उदाहरण। तो विरोधाभास अलंकार में दो विपरीत बातें एक साथ कही जाती है, इसमें विरोध का आभास होता है लेकिन वास्तव में विरोध नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण हम लिख सकते हैं, मीठी लगे विष की कड़वी घूंट, ये हम उदाहरण लिख सकते हैं। फिर अगला है आपका स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई दो अंतर लिखिए। स्थायी भाव और संचारी भाव में दो अंतर इस प्रकार है, स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मन में सदैव बने रहते हैं, संचारी भाव वे भाव होते हैं जो मन में आते हैं और चले जाते हैं। फिर इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, रुबियाई छंद की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण लिखिए। तो रुबियाई एक फारसी छंद है, इसमें 4 पंक्तियां होती है और अंत में तुक का प्रयोग होता है। उदाहरण हम लिख सकते हैं, आंगन में लिए गए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों से झुला रही है, उसे हुलाकर कोई गिरगिट गया, चांद का बटुआ लेकर तारे छिटके जरा सी किरण चुराकर। ऐसा उदाहरण हम लिख सकते हैं। अब 13वें क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। महादेवी वर्मा विदुषी महिला थी। क्या आएगा इसका, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों की जगह अनेक आ जाएगा। और पहले वाले में महादेवी वर्मा विद्वान की जगह आ जाएगा विदुषी, इसको विद्वान की जगह विदुषी कर लेना और अनेक की जगह अनेक, तो ये शुद्ध हो जाएंगे। अब वाक्य परिवर्तन कीजिए, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। वह भोजन करके विद्यालय जाता है। तो संयुक्त वाक्य लिखना है इसका, तो वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, इसमें बीच में और आ जाएगा, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। फिर अगला है, गणित का प्रश्न पत्र कठिन है, तो इसको आपको बदलना है नकारात्मक वाक्य में बिना अर्थ बदले। तो इसका आएगा, गणित का प्रश्न सरल नहीं है। क्या आएगा, गणित का प्रश्न सरल नहीं है। क्लियर आ गया समझ में। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 14वां पर, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या आशय लिखिए। तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ का आशय है कि यह एक महत्वपूर्ण समाचार है जो तत्काल प्रसारित किया जाता है। यह समाचार किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, जैसे कि राजनीति, अपराध, दुर्घटना या खेल। अब इसका अथवा वाला इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो इंटरनेट पत्रकारिता वह पत्रकारिता है जो इंटरनेट पर की जाती है। इसमें समाचारों और सूचनाओं का ऑनलाइन प्रकाशित किया जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स का उपयोग भी किया जाता है। अभी तक यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको आंसर सही लग रहे हैं। यदि अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके हर पेपर के पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में कोई दो अंतर लिखिए। तो राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, जबकि राजभाषा वह भाषा होती है जिसका उपयोग सरकार द्वारा किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, शब्द गुण की कोई परिभाषा लिखिए, इसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो शब्द गुण वे गुण होते हैं जो शब्दों में पाए जाते हैं, ये गुण शब्दों को सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। प्रकार है, शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इसका आधार पर आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 16 के पे, जिसका क्वेश्चन है आपका, कुंवर नारायण अथवा सूर्यकांति त्रिपाठी का निराला का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं का आधार पर कीजिए। 2 रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो 2 रचनाएं हो जाएगी, चक्रव्यूह और आत्मीय। भाव पक्ष हो जाएगा, कुंवर नारायण की कविताएं आधुनिक जीवन की जटिलता और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से व्यक्त करती है। उनकी रचनाओं में चिंतन, मनन और आत्मविश्लेषण का गहन प्रभाव दिखाई देता है। वे सामाजिक और दार्शनिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। आप कला पक्ष लिख सकते हैं उनका, कुंवर नारायण की भाषा सरल, सहज और सटीक है। वे अपनी कविता में बिंबों, प्रतीकों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। उनकी शैली में एक ही प्रकार की बौद्धिकता और चिंतनशीलता का समावेश है। साहित्य में स्थान, कुंवर नारायण हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में से हैं। उनकी कविताएं अपनी नवीनता और गहराई के लिए जानी जाती है।
उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अब सूर्यकांति त्रिपाठी की 2 रचनाएँ अनामिका और परिमल भाव पक्ष जैसा हम लिख सकते हैं। निराला की कविताएं विद्रोह, क्रांति और सामाजिक न्याय की भावना से ओतप्रोत है। उनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद और देशभक्ति की गहरी प्रभाव दिखाई देता है। वह मानवीय पीड़ा और संघर्ष को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते हैं। कला पक्ष, निराला ने अपनी कविताओं में छंद और लय का प्रयोग, परंपरागत नियमों को तोड़ा और मुक्त छंद का प्रयोग किया है। उनकी भाषा ओजपूर्ण, सशक्त और प्रभावपूर्ण है। ठीक, वे अपनी कविता में तत्सम शब्दों का बहुतायत से प्रयोग करते थे। साहित्य में स्थान लिख सकते हैं हम सूर्यकांति त्रिपाठी की साहित्य में एक बहुत ऊंचा स्थान है। छायावादी युग में 4 प्रमुख स्तंभ में से वो एक है। उनकी कविता हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर अब 17वां है आपके लिए, जैनेन्द्र कुमार अथवा भारती की साहित्यिक परिचय के निम्न बिंदुओं पर आधार लिखिए। तो सबकी 2-2 रचनाएं लिख देंगे। इनकी जैनेन्द्र कुमार की रचना आ जाएगी परख और सुनीता, भाषा शैली सरल और सहज आ जाएगी। और मनोवैज्ञ अब किन साहित्य में स्थान अति उत्तम है, मनोवैज्ञ लिख सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे एकेडमिक अवार्ड मिले हैं। अब ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर अब आते हैं भाव विस्तार कीजिए, बेर क्रोध का आचार्य मुरब्बा। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि क्रोध और बेर दोनों की नकारात्मक भावनाएं जो मनुष्य के मन को दूषित करती है। क्रोध एक क्षणिक आवेग होता है, जबकि बेर लंबे समय तक चलने वाली भावना है। जैसे आचार्य मुरब्बा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, वैसे ही बेर मनुष्य के मन में लंबे समय तक बनी रहती है, उसके जीवन को कड़वा बना देती है। इसलिए क्रोध और बैर दोनों से ही बचना चाहिए। अब आते हैं हम उसके अथवा वाले क्वेश्चन पर। पिताजी एवं पुत्र के मध्य वार्षिक परीक्षा की तैयारी के विषय पर संवाद लिखिए। आपसे संवाद लिखना है, बेटा क्या कर रहे हो, कैसी एग्जाम की तैयारी चल रही है, आपका आधार पर आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो ये जो सारांश है इसको आपने पढ़ा होगा, तो इसका शीर्षक निकलना है तो मानव श्रम का महत्व या श्रम का महत्व इसका शीर्षक हो जाएगा। क्योंकि श्रम शब्द बहुत आ रहा है, तो इसलिए हम इसका जो भी शब्द आ रहा है उसका शीर्षक लिख सकते हैं कि श्रम का महत्व। अब फिर अगला है, विधाता की अनुपम रचना किसे कहा गया है। तो विधाता की अनुपम रचना मनुष्य शरीर को कहा गया है। सामान्य सी बात है। किस बात को विधाता के प्रति अन्याय कहा गया है। तो इसका आंसर आप इस दुर्लभ तन को यदि हम आलस्य, प्रमाद और अथवा घटिया कामों में लगा देंगे तो यह विधाता के प्रति क्या होगा, अन्याय होगा। बहुत सरल पेपर था आपका। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न को उत्तर लिखिए। इस जो पद्यांश इसको पढ़ा होगा आपने, तो इसका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या आएगा। जब जग जग मुझे तोड़ने आता, किसको तोड़ने आता है, पुष्प को। तो यहाँ लिख देंगे पुष्प की व्यथा। ठीक। फिर अगला है, पुष्प मालिन से क्या कहना चाहता है। तो पुष्प मालिन से कहना चाहता है कि उसका हृदय भी मालिन के हृदय जैसा ही है, इसलिए उसे ना तोड़े। वह मालिन से विनती करता है कि उसे तोड़ने से उसको पीड़ा होती है। फिर आपका मालिन पुष्प को तोड़ती है, तब पुष्प क्या करता है। जब मालिन पुष्प को तोड़ती है तब पुष्प अपनी सुध बुध क्या कर देता है, खो देता है। इस तरह से अपने प्रश्न नंबर 19 तक सोल्व करें। अब प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं सहित व्याख्या कीजिए। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पूरा पढ़ लेना। फिर इसका हम आप क्या करना है, प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो यह आपने कर ही दी होगी कि मैं करवाऊँ, चलो मैं करवा देता हूँ। यह पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। प्रसंग, इस पद्य में तुलसीदास जी समाज द्वारा अपनी निंदा की परवाह ना करते हुए राम भक्ति में लीन रहने की बात करते हैं। भावार्थ क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग उन्हें चाहे धूर्त कहे, अवधूत कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्हें किसी की बेटी से अपने विवाह का नहीं करना है और ना ही उन्हें किसी की जाति बिगाड़नी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे तो राम के दास है और जो चाहे उन्हें कुछ भी कहे। वे तो मांग कर खाते और मस्जिद में सोते, उन्हें किसी प्रकार से कुछ लेना देना नहीं है। विशेष क्या है, इसमें भाषा सरल है और सहज है। तुलसीदास जी की राम भक्ति का परिचय मिलता है। समाज की निंदा परवाह न करने का भाव व्यक्त किया गया है। यह अब ऊपर वाला सरल था, नीचे वाला आप कर लेना क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अभी तक यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट जरूर करिए और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब हम आते हैं 21वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या सहित प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 21वां क्वेश्चन, तो इसकी हम प्रसंग सहित व्याख्या कर देंगे। तो पहला संदर्भ आएगा कि यह गद्यांश
फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक कहानी से लिया गया है। प्रसंग इस गद्यांश में महामारी से त्रस्त गांव में पहलवान की ढोलक के प्रभाव का वर्णन किया गया है। व्याख्या में हम लिख देंगे, लेखक कहते हैं कि जब पूरा गांव महामारी के डर से सहमा हुआ था, तब सिर्फ पहलवान की ढोलक की रात के सन्नाटे को चिरकर आशा की किरण जगाती थी। पहलवान चाहे किसी भी भाव से ढोलक बजाता हो, लेकिन उसकी आवाज़ गाँव के मरणासन लोगों में नई ऊर्जा का संचार करती थी। ढोलक की आवाज़ सुनकर बूढ़े, बच्चे और जवान सभी अपने कमजोरी भूलकर दंगल के दृश्य में खो जाते थे। उनके निष्क्रिय स्नायुओं में बिजली सी दौड़ जाती थी। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। भाषा सरल है, प्रभावशाली है विशेष में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। बहुत सरल है, लिख ही दिया होगा आपने, क्योंकि सचिव को लिखना था तो लिख देंगे हम, सेवा में सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। विषय क्या था हमारा, हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर हम लिख देंगे, महोदय सविनय है कि मैंने इस वर्ष में परीक्षा प्राप्त की थी, इस शहर से था, इस स्कूल में था, यह रोल नंबर था, ये सब आपने लिख दिया होगा। बहुत अच्छा गया पेपर आपका, नाम पता मोबाइल नंबर और धन्यवाद देके निपट जाएंगे। फिर अगला है आपका, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित लिखिए। तो आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगा उसके बारे में अपने निबंध लिख ही दिया होगा। इस तरह से हमने कक्षा 12वीं के हिंदी के पेपर का संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन देखा। यदि आपको यह पसंद आया है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और आगे के पेपर के सॉल्यूशन के लिए बने रहें। नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। कल के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अंग्रेजी के पेपर के लिए मिलते हैं उसी पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।